अगर जीवन में कोई रिश्ता आपके आंसुओं का कारण बन गया है, अगर जीवन में कोई रिश्ता आपके दर्द की वजह बन गया है, तो ये रिकॉर्डेड हीलिंग सेशन आपके लिए है। ये एक रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये एक हीलिंग सेशन है जिसमें राइटिंग थेरेपी के माध्यम से हम आपके इमोशनल पेन को रिलीज़ करने का प्रयास करेंगे और एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम स्वयं से जुड़े, जो हमारे अंदर का खालीपन है, जिस खालीपन की वजह से हम किसी रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं ताकि हम अपने उस खालीपन को भर सकें। लेकिन भागने में तो सिर्फ पैर के घुटने ही छिल रहे हैं, गिरते पड़ते। प्रेम तो मिल ही नहीं रहा। बेयर मिनिमम के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं, बहुत आंतरिक ऊर्जा लगानी पड़ रही है। और जब वो बेयर मिनिमम कहीं ना कहीं मिल जाता है स्ट्रगल करने के बाद, तो शायद उसी को प्यार समझना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं अंदर से एक डिसइंचेंटमेंट, इनर एलियनेशन यानी खुद से अलगाव भी महसूस होता है कि ऐसी क्या कमी है। सेल्फ डाउट भी आता है कि ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर जो मुझे उस रिश्ते से उतना प्यार, उतना तवज्जो, उतना केयर, उतना टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये रिकॉर्डेड हीलिंग सेशन आप बहुत शांति से, बहुत गहराई से अपने साथ एक शांतिनुमा माहौल में बैठकर इस सेशन की तरफ रुझान करें। अब किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए आपको कोई घोषणा नहीं करनी होती है। आप बाहर से क्लैरिटी मांगते हैं किसी इंसान से कि इस रिश्ते का क्या मतलब है आपके लिए, क्या हमारा कोई भविष्य है। लेकिन ये तरीका गलत है कि हमको क्लैरिटी बाहर वाले से नहीं मांगनी होती है। उसने तो अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमको पहले ही साइंस दे दिए हैं कि उस इंसान के लिए उस रिश्ते का क्या मतलब है। साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। अवॉइड करना भी एक लैंग्वेज होती है कि सामने वाला इंसान बार बार आपकी उस बात को अवॉइड कर देता है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिश्ते को देखना चाहते हो कि भविष्य क्या है इस रिश्ते का। वो बार बार अवॉइड करेगा या बार बार आपको बोल देगा कि अरे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और इन सब भी चीज़ों की वजह से आप बार बार कहीं ना कहीं खुद को अंदर से समझा लेते हो कि कोई बात नहीं, मे बी सामने वाले को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी सामने वाले को इन चीज़ों को एनालाइज करने में, इवेलुएट करने में, या हो सकता है सामने वाला इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो। हम खुद ही सामने वाले के वकील बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंजाइटी को फील करना, ओवर थिंकिंग करना और अपने ही मन में घुटते रहना, इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। और क्या इन चीज़ों का कोई रिज़ल्ट होता है? कोई नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, आपकी अंतरात्मा भी जानती है। तो इसी क्लैरिटी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी आंतरिक स्पष्टता को और गहराई से महसूस करने के लिए और अपने मन के दर्द को एक दिशा देने के लिए हम एक खुद को लेटर लिखेंगे। ये लेटर आपका हायर सेल्फ आपके यंगर सेल्फ को लिख रहा है। यानी हम ये बोलते हैं ना कि हमको हमारा बेस्ट वर्जन बनना है, तो ये इंसान आपका बेस्ट वर्जन है जो ये लेटर लिख रहा है। और ये आपके यंगर सेल्फ को, यानी आपको लेटर लिख रहा है जो आप आज हो। वो आपको इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है, या आप इसको अंतरात्मा की आवाज़ कह सकते हैं, या यूनिवर्स की गाइडेंस कह सकते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस इस लेटर के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहती है। तो चलिए हम अपना लेटर लिखते हैं। लिखने वाला प्रोसेस थोड़ा सा एफर्ट नुमा है, इसमें एफर्ट लगते हैं, प्रयास लगता है, ऊर्जा लगती है, लेकिन यकीनन बिना किसी डाउट के इन चीज़ों की रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत और शांतिनुमा होते हैं। आप एक बार अपना पत्र लिखिए। राइटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल थेरेपी। इसमें हीलिंग की बहुत बेहतरीन कैपेसिटी है और इसी तर्ज पर हम अपने लेटर की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत आराम से डिक्टेट करूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी कोई लाइन मिस हो रही है तो आप पॉज करके वीडियो को अपना लाइन कंप्लीट करें। ये ना सोचें कि मैं सिर्फ सुन लेता हूँ, उससे आपको कोई बेनिफिट मिल जाएगा। उससे सिर्फ सुनने से आपको इस लेटर का 30 से 40% ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको 100%, इवन इसका 110-120% अगर आपको इसको यूज़फुल में लेकर आना है तो आपको इसका लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी भावनाएं उमड़ कर आएंगी। लिखते लिखते बहुत सारी पुरानी बातें याद आएंगी, जहाँ पर आपको बार बार फील होगा कि हाँ यार,
मैंने ये सब तो फील किया है। हाँ यार, मैंने अपने अंदर और एक गहरी खाई खोद ली सामने वाले को प्यार दे देकर, क्योंकि उसने तो कभी आपका कप फिल नहीं किया ना। और किसी इंसान से मूव ऑन करने के लिए हमको उससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ब्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमको समझने की ज़रूरत है। अभी तक हम भाग रहे थे, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम अवॉइड कर रहे हैं खुद वो क्या है। हम है में और चाहिए में फंसे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा प्यार कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सामने वाला ये कर देगा और पार्टनर को ये करना चाहिए। लेकिन हम भूल गए हैं कि उसका है क्या है, कि वो क्या इंसान क्या है। भाई आप उसे तो देखिए। आप अपने ही आप को पीड़ा दे रहे हो ये सोच कर कि अगर ज़्यादा प्यार दे देंगे, ज़्यादा वैल्यू दे देंगे, ज़्यादा पीछे भाग जाएंगे तो वो बदल जाएगा या बदल जाएगी। तो चलिए एक बार पत्र की शुरुआत करते हैं। बाकी क्लैरिटी आपको लेटर राइटिंग के माध्यम से ही मिलेगी। सबसे पहले आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब श्री राधा रानी जी को या यूनिवर्स को आप याद करें। उनसे आप प्रार्थना करें कि डियर यूनिवर्स, आप हमको सही गाइडेंस और सही रास्ता दिखाएं। खुद से कनेक्ट करने की हमारे अंदर क्षमता डेवलप हो। हम दूसरों की गरिमा का भी ध्यान रखें और अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें। थैंक यू डियर यूनिवर्स। राधे राधे। चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं। मैं इस पत्र को फीमेल लैंग्वेज में बोलूँगी। मतलब मैं इस प्रकार बोलूँगी कि मान लीजिए मैं किसी लड़की को ये लेटर लिखवा रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो आप थी को था लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब फीमेल वर्जन से मेल वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कर रहा था, मैं हार रहा था, ऐसे करके। माई डियर यंगर सेल्फ, माई डियर यंगर सेल्फ, मुझे पता है तुम अभी बहुत थक चुकी हो। Feel this line and absorb the energies. अपनी थकान को महसूस करें। लाइन है, My dear younger self, मुझे पता है तुम अभी बहुत थक चुकी हो। नेक्स्ट लाइन, मुझे पता है तुम्हारा दिल अब भी उसी इंसान के आसपास घूमता है जिसने तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं चुना था। मुझे पता है तुम्हारा दिल अब भी उसी इंसान के आसपास घूमता है जिसने तुम्हें कभी पूरी तरह चुना ही नहीं था, पूरी तरह चुना ही नहीं था। नेक्स्ट लाइन, मुझे पता है तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, और कितनी बार फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए रोई हो। कितनी बार खुद को समझाया कि बस थोड़ा और समय, बस थोड़ा और प्यार, शायद एक दिन सब बदल जाएगा। रिपीटिंग इट अगेन, मुझे पता है तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए रोई हो, कितनी बार खुद को समझाया कि बस थोड़ा और समय, बस थोड़ा और प्यार, शायद एक दिन सब बदल जाएगा।
यहाँ पर जो आपकी पहली लाइन है ना, वो बहुत मीनिंगफुल है कि आपका दिल ना उस इंसान के आसपास घूम रहा है, आप उस इंसान के बारे में आप लगातार सोच रहे हो, लेकिन उस इंसान ने ना कभी आपको पूरी तरह चूज़ ही नहीं किया था। बस वो हल्का फुल्का सा था उनकी तरफ से, जिसको हम बोलते हैं ना कि थोड़ा कैजुअल सा बिहेवियर है। आप बहुत सीरियस और वो बहुत कैजुअल एनर्जी दे रहे हैं आपको। चेंज द पैराग्राफ, आगे लिखिए। लेकिन आज मैं तुम्हें वहाँ से लिख रही हूँ जहाँ तुम एक दिन पहुँचोगी। लेकिन आज मैं तुम्हें वहाँ से लिख रही हूँ जहाँ तुम एक दिन पहुँचोगी, और मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। यानी मैंने बोला ना, ये आपका हायर सेल्फ है, यानी ये आपका फ्यूचर वाला इंसान है, आपसे 2 साल 4 साल 5 साल आगे, जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, ये आपका हायर सेल्फ है। तो ये ना आज आपको एक लेटर लिख रहा है, यानी ये इंट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक गाइडेंस है आपके लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको सच बताने आई हूँ। तो चलिए लिखते हैं सच क्या है। चेंज द लाइन, पैराग्राफ चेंज करके नीचे आए, लिखिए पहली लाइन। तुम प्यार में नहीं हार रही थी। तुम प्यार में नहीं हार रही थी, तुम खुद को खो रही थी। मतलब रियलिटी ये है कि तुम प्यार में नहीं हार रही थी, तुम खुद को खो रही थी। चेंज द लाइन, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। नीचे लिखिए। तुमने उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया, तुमने उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि धीरे धीरे तुमने अपनी बाउंड्रीज मिटा दी। कि धीरे धीरे तुमने अपनी बाउंड्रीज मिटा दी। तुमने उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख दिया। तुमने उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख दिया। नेक्स्ट लाइन। तुमने हर बार खुद को तुम हर बार खुद को साइलेंस कर देती थी ताकि रिश्ता बचा रहे। तुम हर बार खुद को साइलेंस कर देती थी ताकि रिश्ता बचा रहे। तुम हर बार खुद को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, शायद वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद उसे समय चाहिए, शायद उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल हर दिन टूट रहा था। लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल हर दिन टूट रहा था। थोड़ा जल्दी हो गया, फिर से रिपीट करती हूँ। तुमने उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि धीरे धीरे तुमने अपनी बाउंड्रीज मिटा दी। तुमने उसकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख दिया। हर बार खुद को साइलेंस कर देती थी ताकि रिश्ता बचा रहे। तुम हर बार खुद को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, शायद वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद उसे समय चाहिए, शायद उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल हर दिन टूट रहा था। होता है ना ऐसा, हम खुद ही वकील बन जाते हैं सामने वाले के, कि हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है वो इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो। आपको खटकता है, हर बार आप कॉल पर आई लव यू बोल रहे हो, सामने वाला नहीं बोल रहा है। सिर्फ आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो इतने एक्साइटमेंट के साथ, सामने वाला नहीं कर रहा है। आप चीज़ों के लिए बहुत ओपन हो, बहुत रिसीविंग मोड में हो, सामने वाला नहीं है। आपको उनका बिहेवियर चुभता है, क्योंकि अगर मैं आपको 50 रुपये दूँ और आप भी मुझे 50 रुपये दो, हमको अच्छा लगेगा ना कि हम कहीं घूमने गए और हम दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया। लेकिन
मैं 50 दूँ और आप 5 रुपए दोगे तो मुझे गंदा लगेगा ना, अनप्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसा ही है जब आप रिश्ते में बहुत अटेंशन दे रहे हो, उसकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत बना रहे हो, आप हर बार उसके लिए अवेलेबल हो रहे हो, हर बार उसकी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आप अपनी चीज़ों को साइड रख के उनके लिए समय निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वेले हो, फ्री हो, यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल। आप अपने आप को अवेलेबल करा रहे हो, आप अपने डिस्कम्फर्ट जोन में भी जाने के लिए रेडी हो कि अगर आपको अपनी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाए तो आप छोड़ दोगे सामने वाले इंसान के लिए। लेकिन इसी तरीके का रुझान, इसी तरीके की एनर्जी आपको सामने वाले इंसान के बिहेवियर में नहीं दिखती है और वो चुभती है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हो क्योंकि आप रिश्ते को बचाना चाहते हो। आपको लगेगा कितनी बार ही लड़ूं मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आपको लगेगा कि यार ऐसे मैं बार बार लड़ूंगी या लड़ूंगा तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो कई बार आपको पता है कि सामने वाला बेयर मिनिमम भी नहीं दे रहा है, फिर भी आप बार बार लड़ने नहीं जा रहे हो क्योंकि आप उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, मैं इतना कियोस, इमोशनल कियोस नहीं इस रिश्ते में ऐड कर सकती। और आप कहीं ना कहीं समझाते हो अपने आप को कि मे बी वो एक्सप्रेसिव नहीं है इसलिए बार बार प्यार नहीं जताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में ना एक रीअश्योरेंस की आवश्यकता महसूस होती है कि ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर वंस इन अ वाइल उस रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ा प्यार, थोड़ा जेस्चर, थोड़ा केयर, थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है और वो बेयर मिनिमम भी नहीं मिलता है तो आप खुद को समझाते रहते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये समझाने के बाद भी अंदर तो कुछ टूट रहा होता है ना, उस टूटन को कैसे रोकोगे आप वकील तो बन गए लेकिन जो अंदर टूटन है, ब्रेकडाउन है, दिल के टुकड़े हो रहे हैं, उसे कैसे रोकोगे। आगे लिखिए, तुम जानती थी कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। तुम जानती थी कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। तुम महसूस करती थी कि सिर्फ तुम ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो। तुम महसूस करती थी कि सिर्फ तुम ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो, सिर्फ तुम ही फ्यूचर सोच रही हो, सिर्फ तुम ही एफर्ट डाल रही हो, सिर्फ तुम ही रिलेशनशिप को पकड़कर चल रही हो। रिपीटिंग इट अगेन, तुम जानती थी कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। तुम महसूस करती थी कि सिर्फ तुम ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो, सिर्फ तुम फ्यूचर सोच रही हो, सिर्फ तुम ही एफर्ट डाल रही हो, सिर्फ तुम ही रिलेशनशिप को पकड़कर चल रही हो, और फिर भी तुम रुकी रही, और फिर भी तुम रुकी रही क्योंकि तुम्हारा दिल उम्मीद में जी रहा था। तुम्हारा दिल उम्मीद में जी रहा था, यानी आपको बहुत शुरुआत से पता है कि इस रिश्ते में बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब जितना आप प्यार कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो सामने वाले को खुश करने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए, उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हो रहे हो, वहाँ से नहीं आ रहा था ये सब। और आपको बार बार ये फील भी हुआ कि यार सामने वाले का मन नहीं करता है कि मुझे हक करने का, मुझे सरप्राइजेस देने का, मुझे कहीं बाहर घुमाने का, अपनी 4 चीज़ें शेयर करने का, या उसकी कोई प्लान्स नहीं है क्या फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे और उसके प्लान्स में मैं शामिल क्यों नहीं हूँ। आपको अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से अपना मुंह बंद कर लो वो बात अलग है, लेकिन अंदर से तो नेचुरली फ्लो होता है ना ये सब। बाहर कब तक टेप मार के रखोगे, अंदर तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपको लगेगा सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो, और फिर आपको बार बार महसूस होगा कि इस रिलेशनशिप को तो अकेले शायद मैं ही चला रही हूँ, शायद मैं कॉल ना करूँ, मैं मैसेज ना करूँ तो सामने वाला तो करे ही ना, शायद मैं बार बार ना पूछूँ तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो शायद सामने वाला बताए ही ना। उसको तो शायद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना शायद याद ही ना आए कोई इंसान भी एग्जिस्ट करता है। ये कैसा रिश्ता है। आप शुरू से जान रही थी इस बात को, लेकिन पता है क्या है, अटैचमेंट है अंदर, और रिश्ता खोने का डर भी है क्योंकि आपके लिए तो बहुत करोड़ों की चीज़ है ना वो। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन बंधु,
कब तक उस टूटी हुई चीज को बचा के रखोगे जो पहले से ही टूट चुकी है? आपकी अंतरात्मा तो जानती है ना, आपके अंदर का इंसान जानता है सच क्या है। रिश्ता बराबरी का था ही नहीं, कहीं से भी नहीं था। बस आपने उस चीज को करोड़ों की बना दिया। शायद सामने वाले इंसान के लिए वो चीज़ करोड़ों की नहीं, सैकड़ों की थी। शायद उसके लिए 500 की होगी, आपके लिए 5000 करोड़ की थी। अब कोई चीज़ आपके लिए 5000 करोड़ की है तो आप तो ध्यान रखोगे, उसको लेकर ओवर थिंकिंग भी होगा, उसको लेकर थोड़ा थोड़ा एंजाइटी भी होगा। लेकिन सामने वाले के तो लिए वो चीज़ 500 रुपये की है तो वो एंग्शियस क्यों होगा? उसके पास तो ऐसे 500 बहुत है। और इसमें हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे, हम उससे नफ़रत नहीं कर रहे, हम उससे गुस्सा नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के लिए ना हमको बहुत इमोशनली अंदर से प्यार फील हो रहा है उसको भी हमारे लिए हो। हमको इस चीज़ को अपनी ईगो से नहीं बांधना है कि उसको ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। भाई उसको नहीं हो रहा है। सेब सेब होता है, संतरा संतरा होता है, केला केला होता है। सेब संतरा नहीं बन सकता, संतरा केला नहीं बन सकता। शायद उस इंसान की इमोशंस नहीं है हमारे लिए, उसको नहीं फील होता है। फील होता तो वो होता ना वैसे ही जैसे हमें उसके लिए, और हम ज़बरदस्ती नहीं फील करा सकते हैं। रियलिटी गंदी है। हम जब ये रियलिटी देख रहे हैं ना कि नहीं है उसको प्यार, नहीं है उसको अंदर से नेचुरली अटेंशन नहीं है हमारे लिए, उसको अंदर से नेचुरली केयर नहीं है हमारे लिए, ये रियलिटी बहुत गंदी है। लेकिन एटलीस्ट ये सच तो है, क्योंकि आप झूठी उम्मीद में जी रहे हो। अभी आगे लेटर में आपको और रियलिटी समझ में आएगी। हमारा लास्ट लाइन था, और फिर भी तुम रुकी रही क्योंकि तुम्हारा दिल उम्मीद में जी रहा था। नेक्स्ट लाइन, तुम सोचती थी कि तुम्हारा अनकंडीशनल लव एक दिन उसे बदल देगा। तुम सोचती थी कि तुम्हारा अनकंडीशनल लव एक दिन उसे बदल देगा। तुमने सोचा था कि अगर तुम उसे पूरी सच्चाई से प्यार करोगी तो उसके अंदर भी वही प्यार जाग जाएगा। तुमने सोचा था अगर तुम उसे पूरी सच्चाई से प्यार करोगी तो उसके अंदर भी वही प्यार जाग जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, प्यार किसी को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं होता। और जो इंसान तुम्हें शुरू से ही इमोशनली सेफ्टी नहीं दे पा रहा था, उसके लिए खुद को तोड़ते जाना तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं थी। रिपीटिंग इट अगेन, तुमने सोचा था अगर तुम उसे पूरी सच्चाई से प्यार करोगी तो उसके अंदर भी वही प्यार जाग जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, मेरे प्यारे बच्चे, नहीं आप अपने अंदर वाले इंसान को बोल रहे हो, मेरे प्यारे बच्चे, प्यार किसी को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं होता। प्यार किसी को बदलने का प्रोजेक्ट ही नहीं होता। और जो इंसान तुम्हें शुरुआत से ही इमोशनल सेफ्टी नहीं दे पा रहा था, शुरुआत से इमोशनल सेफ्टी नहीं दे पा रहा था, उसके लिए खुद को तोड़ते जाना तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं थी। कि आप खुद को ही तोड़ रहे हो। यानी इस लाइन से पता है क्या समझ में आता है यार, इमोशनल सेफ्टी पहला साइन होता है प्यार का। इमोशनल सेफ्टी का मतलब आपको ट्रस्ट है, सामने वाला आपको सुन रहा है। इमोशनल सेफ्टी मतलब आपको ट्रस्ट है, सामने वाला आपकी कंसर्न्स के लिए कंसिडरेशन ले रहा है कि हाँ इसकी ये दिक्कतें हैं। सेफ्टी का मतलब है कि आपको सामने वाले की प्रेजेंस महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कुछ दिक्कतें बता रहे हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं और सामने वाला फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है कि हाँ 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 हम। आपको लगता है एक ऐसा इन्वायरमेंट किसी को इमोशनली सेफ फील करा सकता है? अगर दुनिया में कोई रिश्ता आपको इमोशनली सेफ्टी नहीं दे पा रहा है,
वो बेकार है। चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, दोस्तों का हो, बहनों का हो, रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो। इमोशनल सेफ्टी किसी के साथ फील करना कि मैं कुछ बोलूँगी तो ये सुनेगा, मैं कुछ कहूँगी तो ये मुझे समझेगा। अगर आपको उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपके रिश्ते का आधार क्या है? आप कब तक डर में रहते रहते कहीं टूट ना जाए रिश्ता? आप अपने अंदर की जो रियल आवाज़ है, जो आपको बार बार जता रही है कि यार कुछ तो है जो ठीक नहीं है, आपको एंजाइटी दे रही है वो चीज़ें, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बोलनी तो पड़ेंगी। डर में कब तक रहोगे बंधु? और जो टूट चुका है या जो कभी जुड़ा ही नहीं था, उसके टूटने का भला क्या डर? लेकिन एक समय के बाद ये समझ में आता है शायद अभी आपका और टूटना बाकी है। आगे समझेंगे। आगे एक लाइन लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। मुझे पता है तुम कितनी बार खुद पर शक करने लगी थी। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो इंट्यूशन है या यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, वो आपकी जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो आपको बोल रही है कि मुझे पता है तुम कितनी बार खुद पर शक करने लगी थी। आगे लिखिएगा। तुमने आईने में खुद को देखकर सोचा था, तुमने खुद को आईने में देखकर सोचा था, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं एनफ नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मुझे वह प्यार नहीं मिल रहा जो मैं दे रही हूँ? क्यों मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा जो मैं दे रही हूँ? एक बार फिर से रिपीटिंग इट। मुझे पता है तुम कितनी बार खुद पर शक करने लगी थी। तुमने आईने में खुद को देखकर सोचा था, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं एनफ नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों मुझे वह प्यार नहीं मिल रहा जो मैं दे रही हूँ? और मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यानी आपके हायर सेल्फ या यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो आपको बोल रही है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बात बता रही है यूनिवर्स आपको? तुम में कभी कोई कमी नहीं थी, तुम में कभी कोई कमी नहीं थी। तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं थी, तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं थी। तुम्हारी इंटेलिजेंस कम नहीं थी, तुम्हारा दिल कम नहीं था, तुम्हारी लॉयल्टी कम नहीं थी। रिपीटिंग इट अगेन। तुम में कभी कोई कमी नहीं थी, तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं थी, तुम्हारी इंटेलिजेंस कम नहीं थी, तुम्हारा दिल कम नहीं था, तुम्हारी लॉयल्टी कम नहीं थी। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, सुनिएगा इसे और लिखिएगा। समस्या सिर्फ इतनी थी कि तुमने खुद को उस इंसान की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था जिसने तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। एक बार फिर से। समस्या सिर्फ इतनी थी, समस्या सिर्फ इतनी थी कि तुमने खुद को उस इंसान की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था जिसने तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। आगे लिखिएगा। तुम हर बार उसके कोल्ड बिहेवियर से टूटती रही, तुम हर बार उसके कोल्ड बिहेवियर से टूटती रही। उसके डिलेड रिप्लाईज, डिले करना, देरी करना, उसके डिलेड रिप्लाईज, उसके साइलेंस, उसकी इमोशनल डिस्टेंस, उसका कैजुअल एटीट्यूड, यह सब तुम्हें अंदर से खाली कर रहा था, यह सब तुम्हें अंदर से खाली कर रहा था।
एक बार फिर से, तुम हर बार उसके कोल्ड बिहेवियर से टूट रही थी, उसके डिलेड रिप्लाईज, उसके साइलेंस, उसकी इमोशनल डिस्टेंस, उसका कैजुअल एटीट्यूड, और यह सब तुम्हें अंदर से खाली कर रहा था। यानी उसका बिहेवियर बहुत कोल्ड है, आप मतलब बहुत ठंडा सा व्यवहार उसका। आप कह रहे हो आपके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, सामने वाला कह रहा है क्या ही हो गया, क्यों इतनी परेशान हो रहे हो, कोई बात ही नहीं है। वो आपको आपके मुंह पर इनवैलिडेट कर दे रहे हैं कि यू आर जस्ट एन ओवर थिंकर, सिर्फ ओवर थिंक करते हो, आप टेंट्रम्स थ्रो करते हो। आपने उसको मैसेज किया है, वो 4 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बिजी थे। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर हो क्या भाई, फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनके पास भी परिवार के लिए टाइम होता है। विराट कोहली हो, उनके पास भी अनुष्का जी के लिए टाइम है। उनका साइलेंस, आपने कोई बात पूछी, उन्होंने तितर बितर कर दिया उस बात को, जैसे वो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, जस्ट टोटली अवॉइड इट। एंड आप हैरान हो, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मैं तो ऐसे ये वाला जो स्किल है किसी को अवॉइड करने वाला, मैं तो 7 जन्म में लेकर नहीं उसको ट्रेनिंग ले पाऊँ मैं, क्योंकि जो 7 जन्म लगेंगे ये वाला स्किल पैदा करने के लिए। इमोशनल डिस्टेंस, आपको समझ में आता है कि इंसान ना इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बस आप इसके वकील बन जाते हो, अरे ये एक्सप्रेसिव नहीं है। आपकी अंदर की आवाज़ आपकी आत्मा जानती है। आप इतने सीरियस हो, आप चीज़ों को इतना पवित्र मान रहे हो, इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हो कि हम एक कपल हैं, हम मैरिड कपल हैं, हमारा एक बेबी है, हमको ऐसा रहना चाहिए, या हम रिलेशनशिप में हैं, फ्यूचर में हम अपने आप को ऐसे प्लान कर सकते हैं। आपके मन में इतनी उमंग है उस इंसान को लेकर, ये करेंगे वो करेंगे, एंड सामने वाला बहुत कैजुअल, अरे इतना आगे की कौन सोचता है। एग्जैक्टली दिस लाइन, यह सब तुम्हें अंदर से खाली कर रहा था। आगे लिखिएगा, तुम रोती थी, इतना रोती थी कि एक समय ऐसा आ गया जब तुम्हारा रोना भी नॉर्मल हो गया। ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हम इसको स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं इस वाली एनर्जी को। तुम रोती थी, इतना रोती थी कि एक समय ऐसा आ गया जब तुम्हारा रोना भी नॉर्मल हो गया। एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ द लेटर। और यही सबसे खतरनाक जगह होती है, यही सबसे खतरनाक जगह होती है जब तुम्हारा दर्द किसी के लिए ऑर्डिनरी बन जाए, जब तुम्हारा दर्द किसी के लिए ऑर्डिनरी बन जाए। आप रोते थे कि तुम ये कैसा कर सकती हो, तुम कैसे ये चीज़ कर सकती हो, तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकती हो, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। आप रो रहे हो और सामने वाले इंसान ने ना आपका रोना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये तो होता ही है। मतलब उस इंसान के लिए आपका दर्द नहीं है, उसके लिए एक ये आम घटना हो गई है। जैसे सुबह सूरज निकलता है, शाम में छिप जाता है, पक्षी चहचहाते हैं, जैसे नदियों में पानी बहता है, एक नॉर्मल चीज़ है ना, ऐसे ही एक नॉर्मलाइज चीज़ हो गई है आपका रोना। आपका दर्द उस इंसान के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी मामूली चीज़ हो गया है। अब कहें तो किससे कहें, जिससे दिल लगाया वही ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है। तो जो आत्मा के जो चिथड़े उड़ते हैं, दिल के जो टुकड़े होते हैं, जो आपकी रूह जो घायल होती है, शायद कोई शब्द नहीं है जो उस भावना को जता पाए। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने तोड़ा, तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने तोड़ा। उसकी एब्सेंस ने नहीं, उसकी एब्सेंस ने नहीं, उसकी इनकंसिस्टेंसी ने।
एब्सेंस का मतलब है चलो वो इंसान कंप्लीटली ही एब्सेंट है, लेकिन उसकी एब्सेंस ने नहीं तोड़ा हमको, उसकी इनकंसिस्टेंसी ने तोड़ा है। आगे समझेंगे कैसे। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगली लाइन में, कभी थोड़ा प्यार कभी पूरा साइलेंस, कभी केयर कभी डिस्टेंस। यही मिक्स्ड सिग्नल इंसान की आत्मा को थका देते हैं, क्योंकि दिल रिजेक्शन से उतना नहीं टूटता जितना फॉल्स होप से टूटता है। रिपीटिंग इट अगेन, फिर समझेंगे। यही मिक्स्ड सिग्नल इंसान की आत्मा को थका देते हैं, क्योंकि दिल रिजेक्शन से उतना नहीं टूटता जितना फॉल्स होप से टूटता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो इंसान कम्प्लीटली एब्सेंट होता ना, तो कभी आपका अटैचमेंट ही नहीं होता उस इंसान के साथ इतना कि चलो भाई वो तो कभी करता ही नहीं है। लेकिन जो इसका ये इनकंसिस्टेंसी ना, कभी कभी वो बहुत टाइम दे देंगे आपको, कभी कभी आपको बहुत वैल्यूएबल फील करा देंगे, कभी कभी अचानक से ज़मीन पर पटक के मार देंगे। पहले सिर का ताज बने हुए थे, अब ज़मीन पे गिरे गिरे घूम रहे हो। कभी कभी बहुत केयर शो करेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी उनकी जो सुविधा है, जिस चीज़ में उनको एक कन्वीनियंस फील होता है, एनीथिंग विच इज़ कन्वीनियंट टू देम, वो वैसा करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भाई किसी ने रिजेक्ट कर दिया ना आपको, तो आपको कम दर्द महसूस होता है। लेकिन ये जो झूठी उम्मीदें हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हमको लगता है अरे आज हमको प्यार किया है, केयर किया है, तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, एक उम्मीद जाग जाती है आपके मन में। लेकिन ये जो फॉल्स उम्मीद है ना, ये ज़्यादा तोड़ती है आपको, क्योंकि वो थोड़ी सी उम्मीद की वजह से फिर आप और एफर्ट करते हो। जितने एफर्ट करते हो उतने टूटते जाते हो, क्योंकि सामने वाले से कभी बराबरी वाली चीज़ तो आएगी नहीं, और आपको फिर वो रिस्पेक्ट भी फील नहीं होगी। आगे लिखिएगा, और तुम लगातार खुद को छोड़ती चली गई। खुद को छोड़ते चले गए हम। उसने जो उम्मीद दिखाई उसके पीछे भागने लग गए, नंगे नंगे पैरों में चोट लग रही है तो लगती रही। जो उम्मीद जागी है, चलो उस उम्मीद में थोड़ा सा और पानी डालते हैं, वाटर करते हैं, उसको बड़ा करेंगे। आगे लिखिएगा इसी पैराग्राफ में, तुम अपनी पीस खोती गई, तुम अपनी स्लीप खोती गई, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोती गई, तुम अपनी आइडेंटिटी खोती गई। तुमने उसे अपना इमोशनल सेंटर बना दिया, और यही चीज़ तुम्हें एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ ले गई। फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया। तुम लगातार खुद को छोड़ती चली गई, तुम अपनी पीस खोती चली गई, तुम अपनी स्लीप खोती चली गई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोती चली गई, अपनी आइडेंटिटी खोती चली गई, और तुमने उसे अपना इमोशनल सेंटर बना दिया, और यही चीज़ तुम्हें एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ ले गई। यानी जब हम सामने वाले को अपना सेंटर बना लेते हैं, वो भी इमोशनल सेंटर बना लिया हमने सामने वाले को, वो अच्छा बिहेव करेंगे तो हमको अच्छा फील होगा, वो कॉल करेंगे तो हमको एक्साइटिंग लगेगा, वो हमारा हालचाल पूछ लेंगे तो हमको लाइफ अच्छी लगेगी। एंड द डे उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने मैसेज नहीं किया, या उन्होंने हमारे लिए कोई एफर्ट नहीं किए, या घर में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वो हस्बैंड है, वो आपकी साइड नहीं बोल रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो आपने उस इंसान को अपना इमोशनल सेंटर बना लिया, और अब उनके एक्शन, उनके बिहेवियर, उनका मूड आपकी पूरी लाइफ को डिक्टेट कर रहा है। यानी आपने खुद को अबेंडन कर दिया। आप अपने इमोशनल सेंटर होने चाहिए ना, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए, आपके पास चुनाव का अधिकार होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे क्या चीज़ों को मेंटेन करना है। लेकिन हम इतने प्यार में कि हमारा खुद का अस्तित्व इतना छोटा हो गया है सिकुड़ के, और हमने उनको अपना पूरा साम्राज्य दे दिया है राज करने के लिए, हमारी इमोशन पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, हमारे शरीर पर। आप राज करो। जिसका सब कुछ छिन गया हो भाई, रोएगा भी तो वही ना। जिसका कुछ छिना ही ना हो वो क्यों रोएगा। आप देखो, आप दोनों में से रो कौन रहा है। जिस दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, किसी एक का खिलौना छीन लो तो वो रोएगा, क्योंकि कुछ छीन लिया गया है जो उसका बहुत प्यारा चीज़ था। इस रिश्ते में सिर्फ आप रो रहे हो तो सिर्फ आपकी ही कोई प्यारी चीज़ छीनी जा रही है। सामने वाले के पास तो अपनी सारी चीज़ें सही है, इसलिए वो रिलैक्स है अपनी लाइफ में, और उसको आपसे ज़्यादा फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है।
दिस इज़ द रियलिटी। गंदी है, बहुत गंदी रियलिटी है। ऐसी रियलिटी से कोई इंसान रूबरू नहीं होना चाहेगा, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को सुनने के बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हैं। कहीं से भी, घर में हो, मैरिड हो, फिज़िकली मूव ऑन नहीं कर सकते, मेंटली और इमोशनली तो हुआ जा सकता है। क्योंकि जब तक इंसान इमोशनली और मेंटली मूव ऑन नहीं हो रहा उस चीज़ से, फिज़िकली होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंटल एंड इमोशनल मूव ऑन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। अब आगे लिखिएगा। अब यूनिवर्स आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनो। यूनिवर्स कह रहे हैं मेरी बात सुनो। अब और एक महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर, जिस दिन तुम टूटते टूटते पूरी तरह थक जाओगी, उस दिन हीलिंग शुरू होगी। जिस दिन तुम टूटते टूटते पूरी तरह थक जाओगी, उस दिन हीलिंग शुरू होगी। क्योंकि एक समय के बाद दिल को प्यार नहीं, शांति चाहिए होती है। और तुम अब उस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारी आत्मा फाइनली कह रही है, बस अब मुझे खुद के पास वापस जाना है। दिस इज सो मीनिंगफुल। रिपीट करते हूँ। जिस दिन तुम टूटते टूटते पूरी तरह थक जाओगी, उसी दिन हीलिंग शुरू होगी। क्योंकि एक समय के बाद दिल को प्यार नहीं, शांति चाहिए होती है। और तुम अब उस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारी आत्मा फाइनली कह रही है, बस अब मुझे खुद के पास वापस जाना है। तो वापस आ जाओ, धीरे धीरे वापस आओ, अपने भीतर वापस आओ। पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जब तक आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, आप सट्टा लगाते रहोगे। मतलब एडिक्शन तो है ही हमको सामने वाले इंसान का। तो जब तक आपको उम्मीद है ना कि प्यार मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, सामने वाले की अटेंशन मिल जाएगी, केयर मिल जाएगी, आप उसके पीछे जाओगे। जिस दिन आपकी जेब में से सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, खाने पीने की भी लाले पड़ जाएंगी, तो क्या ही सट्टा खेलोगे। यानी जब तक आपको ये झूठी उम्मीद है ना कि आपके प्यार देने से सामने वाला भी प्यार दे देगा, या जब तक आप उस बेयर मिनिमम में अपना गुजारा ढूंढ रहे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो जब तक आप लगे रहोगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना जब आपकी आत्मा ना टूट चुकी होगी, आप इतने थक गए होंगे, आप इस गेम को खेलते खेलते इतने परेशान हो चुके होंगे, अब आपके दिल में से ना प्यार की इच्छा ही गायब हो जाएगी। मुझे चाहिए ही नहीं सामने वाले का प्यार। आप अपना प्यार अपने पास रखिए, अपना केयर, अपना अटेंशन, अपना सब कुछ अपने पास रखिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जब आत्मा के अंदर ये तड़प आती है ना, वो बोलती है मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्यार। दैट इज़ द टाइम जब आपको फील होता है कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन आप निडर हो जाते हो और वहीं से आपकी हीलिंग की शुरुआत होती है। जब तक आपके अंदर उस जेब में पैसे हैं ना, आपके अंदर वो प्यार है कि थोड़ा सा प्यार इसको दे दूं, फिर हो सकता है बदले में मुझे मिल जाए, और प्यार दे दूं, हो सकता है बदले में मुझे मिल जाए। जब तक ये ट्रांजैक्शन आपका मन ही मन, दिल ही दिल में चालू है, आप इस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन एक दिन टूटोगे, एक दिन आत्मा रोएगी, एक दिन बिखरोगे, और तब अंदर से आवाज़ आएगी मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे अपने पास वापस आना है, मुझे अपने भीतर आना है। वो आपकी अंतरात्मा की पुकार होगी। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, उस इंसान के पीछे भागना बंद करो जो तुम्हें बार बार इमोशनली हंग्री छोड़ देते हैं। उस इंसान के पीछे भागना बंद करो जो तुम्हें बार बार इमोशनली हंग्री छोड़ देते हैं। बेयर मिनिमम को प्यार समझना बंद करो।
बेयर मिनिमम को प्यार समझना बंद करो। किसी के थोड़े से अटेंशन पर सरवाइव करना बंद करो। किसी के थोड़े से अटेंशन पर सरवाइव करना बंद करो। खुद को साबित करना बंद करो। प्यार कभी बेगिंग नहीं होना चाहिए, यानी प्यार कभी भीख नहीं होना चाहिए। आप रिप्ले कर लीजिएगा इसे थोड़ा सा, क्योंकि लेटर को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती, बट स्टिल एक्सप्लेनिंग इट। कि आप उस इंसान के पीछे भागना बंद कीजिए जो बार बार इमोशनली हंगरी छोड़ रहे हैं आपको। आप कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे कोई इमोशनल रीअश्योरेंस चाहते हैं, वो फिर भी नहीं दे रहे हैं आपको। कुछ अटकन होगी उनके मन में, नहीं आपको उतना प्यार करते होंगे, तवज्जो करते होंगे, लेकिन आप तो झूठी उम्मीद के चक्कर में जा रहे हो ना। जा रहे हो, भाड़ा किराया लगा रहे हो अपना, बार बार उनके पास जा रहे हो। पैसे का भाड़ा नहीं, इमोशनली भाड़ा तो लगता ही है। बार बार उम्मीद से जाना, अब की बार मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगी, अब की बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, सामने वाला शायद समझ जाए। इमोशनल खर्चा तो हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर। तो आप भागना बंद करो। जो बेयर मिनिमम होता है तो उसे प्यार समझना बंद करो। पहली बात तो सामने वाला बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहा है, और आप उस बेयर मिनिमम को ही प्यार समझ बैठे हो, और वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा अटेंशन दे देता है, आप उसी पे सरवाइव कर रहे हो। बस आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, आपको ग्रो करना है। सामने वाले का खुला प्यार चाहिए। साबित करना बंद करो खुद को। और यार, प्यार कभी भीख तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्या एक बच्चा अपनी माँ से प्यार की भीख मांगता है? नहीं मांगता है। तो अपने पास वापस आना है। आगे लिखिएगा, बहुत खूबसूरत लाइन है। सच्चा प्यार तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। सच्चा प्यार तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। सच्चा प्यार तुम्हें हर रात रुलाता नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं रखता। सच्चा प्यार तुम्हें इमोशनली अकेला महसूस नहीं कराता। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें मूव ऑन करने के लिए उसे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद को फिर से प्यार करना सीखना है। रिपीटिंग इट अगेन। सच्चा प्यार तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। सच्चा प्यार तुम्हें हर रात रुलाता नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें कन्फ्यूज़न में नहीं रखता। सच्चा प्यार तुम्हें इमोशनली अकेला महसूस नहीं कराता। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें मूव ऑन करने के लिए उसे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खुद को फिर से प्यार करना सीखना है। यार, जो इंसान सच में प्यार करेगा वो आपकी आंखों में आंसू कैसे देख पाएगा। यार, हम थोड़ा रो देते ना, हमारे फादर साहब की ना दुनिया हिल जाती है कि क्या हो गया, बाबू क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। जब सामने वाले के लिए आप इतने आम हो कि आपका रोना उनको कोई प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप क्या उम्मीद लेकर बैठे हो। वो रुलाएगा नहीं आपको, वो रिलेशनशिप नहीं रुलाएगा आपको, चाहे वो दोस्ती वाला हो, चाहे वो भाई बहन वाला हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, पति पत्नी वाला हो। आपको आंसुओं में तो नहीं छोड़ेगा, वो कन्फ्यूज़न में नहीं रखेगा। यार, इंसान शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद भी इस उलझन में बैठे रहते हैं, पता नहीं सामने वाला प्यार करता है कि नहीं करता है। हाउ पेनफुल इज़ दिस। कैसा रिश्ता है ये। बाहर तो दुश्मन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ही घर में, हमारे ही रिश्तों में ऐसे दुश्मन पले बैठे हैं जो हमारी ही आत्मा को खा रहे हैं। आगे लिखिएगा। एक गहरी सांस। आप लोगों की हैप्पीनेस, आप लोगों का दर्द डायरेक्टली फील हो रहा है। मैं थोड़ी बहुत देरी से एनर्जी में और रही ना, तो फिज़िकली मैनिफेस्टेशन, मुझे वो आपका पेन अपनी आंखों में फील होने लगेगा। वो आप भारीपन मुझे अपनी आवाज़ में महसूस होने लगेगा। आगे लिखिएगा। एक लाइन छोड़ के, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और समझोगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख उसे खोना नहीं था।
तुम्हारा सबसे बड़ा दुख था खुद को खो देना और उसी दिन तुम खुद को फिर से चुनोगी। यानी आपके जो यूनिवर्स है, आपका हायर सेल्फ है, वो आपको क्या बोल रहे हैं, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और समझोगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख उसे खोना नहीं था कि आपने उसको खो दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख था खुद को खो देना, उसी दिन तुम खुद को फिर से पालोगी। यानी ये वाला पेन नहीं रहेगा आपको कि हाय वो मेरी लाइफ से चली गई या चला गया। ये दुख रहेगा उसको पाने के लिए कितने जतन किए, अब कितना अपनी अंतरात्मा का गला घोटा, कितना अपना कंफर्ट जोन से बाहर आए, कितना झूठ बोला, कितने बहाने बनाए, कितने इमोशनल एफर्ट किए। आपने जो अपने अंदर वाले बच्चे के साथ किया, उसको बार बार चुप कराया, उसको लो फील हो रहा है फिर भी उसको अवॉइड किया, नहीं ये रिश्ता बचाना है, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो रिश्ता टूट जाएगा। तो खुद को खो देने का बड़ा आपको पछतावा होगा। और जिस दिन ये पछतावा हो गया कि यार खुद को खो दिया, वो शुरुआत होगी हीलिंग की और खुद से दोबारा से जुड़ने की। नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़कर, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। यानी लेटर लिखने वाला इंसान आपका फ्यूचर है, यूनिवर्स है कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं वह वर्जन हूँ जिसने आखिरकार खुद को वापस पा लिया। मैं वह वर्जन हूँ जिसने खुद को वापस पा लिया और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, एक दिन तुम फिर से हंसोगी। एक दिन तुम्हें खुद की कंपनी अच्छी लगेगी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल किसी की आधी अधूरी मौजूदगी की से कहीं ज़्यादा कीमती है। एक दिन तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा जो तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद के पास लौटना होगा। दोबारा से, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं वह वर्जन हूँ जिसने आखिरकार खुद को वापस पा लिया और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, एक दिन तुम फिर से हंसोगी। एक दिन तुम्हें खुद की कंपनी अच्छी लगेगी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल किसी की आधी अधूरी मौजूदगी से कहीं ज़्यादा कीमती है। कोई इंसान ना आधा अधूरा है आपके लिए, कभी ये कन्फ्यूज़न देता है, कभी क्लैरिटी देता है, फिर कन्फ्यूज़न है। मतलब कुछ साफ़ सुथरी चीज़ तो है ही नहीं ना, आधी अधूरी सी मौजूदगी है किसी इंसान की। एक दिन तुम्हें ऐसा प्यार मिलेगा जहाँ तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। आएगा वो एक दिन जहाँ पर आपको इस तरीके का प्यार मिलेगा किसी न किसी इंसान में, किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से, जहाँ आपको प्रूव नहीं करना पड़ रहा खुद को। लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है, उससे पहले तुम्हें खुद के पास वापस लौटना होगा। जब तक आप अपने पास वापस नहीं आओगे, आप सेल्फ लव नहीं करोगे, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे, ज़िंदगी को लेकर एक क्लैरिटी लेकर नहीं आओगे, अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप ऐसे रिश्तों में फंसते रहोगे जहाँ पर सिर्फ आपसे ले लिया जाएगा, आपको बदले में कुछ मिलेगा नहीं, कोई भावनात्मक तृप्ति नहीं मिलेगी। आगे लिखिए, अब रो लो, अब महसूस कर लो, अब खुद को गले लगा लो। यानी ये हम इसलिए नहीं रो रहे कोई रिश्ता चला गया, मातम इस चीज़ का है रिश्ता तो शायद उतना डिज़र्व ही नहीं करता था जितना लगा दिया। कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, 5,000 रुपये लगाने थे, 500 करोड़ लगा दिए। किसी चीज़ की उतनी हैसियत ही नहीं थी जितना उसको सिर पे बैठा लिया गया, खुद को खो दिया। ये मातम इसीलिए है कि खुद को खो दिया यार, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी तो अहमियत भी ना थी सामने वाले इंसान की। हार्ड मास का इंसान तो था, कौन सा भगवान था। हमारे इमोशंस ही तो हैं जो सामने वाले इंसान को इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं, वरना क्या खास है सामने वाले इंसान में ऐसा? नहीं, क्या खास है? आप पूछिए एक बार, आपके इमोशंस हैं जो उसे इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, वरना कुछ नहीं, एक बहुत साधारण व्यक्ति, नथिंग एल्स। आगे लिखिएगा, अब रो लो, अब महसूस कर लो,
खुद को गले लगा लो, लेकिन वापस उस जगह मत जाना जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा। अब आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि ज़िंदगी में कभी उस जगह मत जाना जहाँ तुमको तोड़ा जा रहा है, वापस उस जगह नहीं। तुम्हारी आत्मा कन्फ्यूज़न नहीं, पीस डिज़र्व करती है। नहीं, आपकी जो सोल है ना, वो ये कन्फ्यूज़न डिज़र्व नहीं करती यार। लाइफ में और भी तो रियल चैलेंजेस हैं। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। इस दुनिया में आए हैं तो 4 चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मरना तो हम सबको ही है, हम सब लोगों की एक्सपायरी डेट है यार। मरने से पहले जी तो लें, लेकिन एक ऐसे रिश्ते में रहते रहते कहाँ जिए जो मन को खाए जा रहा है, आत्मा को खाए जा रहा है। एक रिश्ता ही हमारे लिए चैलेंज बन गया है, तो जो वास्तविकता में हमारे खुद के रियल चैलेंज होने चाहिए कि कैसे हेल्थ इंप्रूव करें, पढ़ाई इंप्रूव करें, फाइनेंसेस इंप्रूव करें, दुनियादारी घूमें, मज़े लें दुनिया के, वो हम कब करेंगे? हम इसी जद्दोजहद में अपना सारा जीवन लगा देंगे, क्या मिलेगा हमको? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। जागो, आंतरिक रूप से जागो, वरना रिश्तों का दलदल ज़िंदगी जहर बना देता है। अपने पास वापस लौटिए, खुद को बहुत सारा प्यार दीजिए और बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।